नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। आज के समय में आपने ऐसे कई बाबाओं के बारे में जाना होगा जिनकी दिव्य शक्तियों के बदौलत वहाँ आज पूरे भारत में एक अच्छा नाम और पहचान रखते हैं। कोई पर्ची निकालकर भविष्य बता देता है तो कोई बेल पत्ती चढ़ाकर पास होने की टिप्स देता है, लेकिन इन सब से हटके हम आज आपके पास एक ऐसे बाबा की कहानी बताने आए हैं जिनकी राजनीति केवल भारत तक नहीं बल्कि विदेशी शासकों में भी हुआ करती थी। जिस बाबा के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम उनके बारे में ये कहें कि अगर हम सुना दें उनके जवानी के किस्से, तो आप जो सामने बैठकर मुझे देख रहे हैं ना, आपकी नजरें फटी की फटी रह जाएगी। हम बात कर रहे हैं बाबा चंद्रास्वामी। ये वो नाम है जिसने सत्ता की समांतर राजनीति को पलट कर रख दिया था। आप में से जिसने भी स्कैम 1992 फिल्म देखी होगी, वहां एक नाम से बिल्कुल परिचित होंगे, हर्षद मेहता। यह वह नाम है जो साल 1980 से 90 के दशक के बीच काफी सुर्खियों में रहा। हर्षद मेहता ने भारत के शेयर बाजार की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी थी। हर्षद मेहता जितनी तेजी से आसमान पर पहुंचे, उतने ही तेजी से बदलते समय ने उन्हें जमीन पर ला पटका। हर्षद मेहता पर उस दौर का सबसे बड़ा कारोबारी घोटाला करने का आरोप था। यहाँ तक कि यह कारोबारी घोटाला इतना बड़ा था कि इसके आरोप में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी इसके आरोप में आए थे। उस दौर में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के अलावा एक और नाम काफी चर्चा में था। वह नाम था बाबा चंद्रास्वामी। कहते हैं बाबा चंद्रास्वामी की कृपा से ही हर्षद मेहता का घोटाला काफी समय ठंडे बस्ते में रहा। आखिरकार कौन था यह बाबा? इसकी पहुंच इतने ऊपर तक कैसे थी? यह बाबा न केवल भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ रखता था, बल्कि एक वक्त में कई देशों के ताकतवर शासकों के साथ इसके मधुर संबंध थे। भारत देश में इस बाबा की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक और जहां यह बाबा अपने समय में उस दौर के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सबसे करीबी सलाहकार में से एक माने जाते थे, वहीं दूसरी ओर इन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप भी लगा था। इन आरोपों के बीच बाबा पर कई देशों के ताकतवर शासकों के साथ मधुर संबंध, हथियारों की दलाली, विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन जैसे कई आरोप के कारण बाबा चंद्रास्वामी सुर्खियों में रहे। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के 5 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी बाबा चंद्रास्वामी को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा का यह दबदबा चंद्रशेखर के छोटे से कार्यकाल के दौरान भी बना रहा। ऐसे में यह सवाल आता है कि आखिर कैसे दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच स्थित पहरोर के एक समान जैन परिवार में पैदा हुआ एक लड़का कैसे देश के इतने बड़े पद के नेताओं के साथ सत्ता के खेल में पहुंच गया? बाबा चंद्रास्वामी के पिता सूद पर पैसे उठाने का काम करते थे। परिवार तो वैसे तो गुजरात का था, लेकिन उनके जन्म के कुछ समय बाद राजस्थान आकर बस गया और कुछ समय बाद हैदराबाद में जाकर रहने लगा। बाबा चंद्रास्वामी की कुछ और जानकारी हमें हीरालाल चौबे की जीवनी में पता चलती है। हीरालाल चौबे अपनी जीवनी में कहते हैं कि चंद्रास्वामी बाबा का असली नाम नेमीचंद था। चंद्रास्वामी बाबा ने कोई भी शिक्षा हासिल नहीं की थी। उन्हें बचपन से ही ज्योतिष शास्त्र और तंत्र विद्या में रुचि थी और वह 16 साल की उम्र से ही तांत्रिक कहलाने लगे थे। हीरालाल चौबे की जीवनी के अनुसार बाबा चंद्रास्वामी सबसे पहले एक जैन संत के सानिध्य में आए और 23 साल की उम्र में वहां बनारस चले गए। वहां जाकर उन्हें तंत्र विद्या की साधना की और 26 साल की उम्र में उन्होंने स्वयं से पहला महायज्ञ कर लिया। उसके बाद कुछ समय तक वहां बिहार में भी रहे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप कहते हैं कि उन्हें तंत्र विद्या और ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने कोई अध्ययन भी नहीं किया था। बाबा के बारे में राम बहादुर राय बताते हुए कहते हैं कि 1965 से 66 के दौर में हिंदुस्तान का दफ्तर कन्नौज में था। वहां एक पत्रकार थे रामरूप गुप्त जी, वह बड़े ही ज्योतिष थे। उस समय बाबा चंद्रास्वामी लोगों की कुंडलियां लेकर उनके पास आते थे और गुप्त जी उन्हें जो बातें बताते थे वही सब बात जाकर वहां अपने भक्तों को कहते थे। स्टोरीज ऑफ इंडियाज लीडिंग बाबास की लेखिका को मोहन गुरुस्वामी बताते हुए कहते हैं कि बाबा चंद्रास्वामी हैदराबाद की सिटी कॉलेज के बाहर आवारागर्दी करते कई बार देखा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा चंद्रास्वामी नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट में स्क्रैप डीलर का काम करते थे, फिर किसी धांधली में फंसे और फिर
थोड़े ही साल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ बाबा या स्वामी के रूप में दिखने लगे। आपको पता होगा कि उस दौर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुआ था और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। राजनीति में अपनी पकड़ बनाने का बाबा का एक और किस्सा है। राम बहादुर राय बताते हैं कि शुरुआती दौर में बाबा कांग्रेसी नेताओं के घरों के चक्कर लगाते थे और उनकी कुंडलियां गुप्त जी को दिखाकर उनसे नजदीकियां बढ़ाते थे। तो इसी तरह बाबा राजनीति में अपनी पकड़ बनाते गए और ज्योतिष और आने वाले समय का डर दिखाकर राजनीति में बड़े बड़े नेताओं से अपने संबंध बनाने लगे। प्रसिद्ध इतिहासकार पैट्रिक फ्रेंच ने इंडिया ए पोर्ट्रेट में बाबा चंद्र स्वामी के बारे में लिखा है कि वहाँ कोई सभ्य व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनमें दूसरों की दिमाग को पढ़ लेने का हुनर था। वह दूसरों की कमजोरी पढ़ लेते थे, खासकर वैसे लोग जो कि पावरफुल थे। खास बात यह है कि बाबा चंद्र स्वामी ना तो अंग्रेजी पढ़ सकते थे और ना ही अंग्रेजी बोल सकते थे। फिर भी भारत के अलावा कई ऐसे देशों में उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के साथ एक मधुर संबंध थे। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह अपनी किताब वॉकिंग विद लॉयंस में एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि साल 1979 से 80 के बीच मैं पेरिस में बीमार पड़ा था। उस समय बाबा चंद्र स्वामी मुझसे मिलने आए। उनके साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति के नजदीकी फिजिशियन थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह सीधे यूगोस्लाविया के फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मिलने आए हैं। इसके बाद उन्होंने जो कहा यह सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने उन्हें सीधे यूगोस्लाविया से यहाँ आने के लिए अपना निजी विमान भेजा है। यहाँ तक कि सिर्फ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बुराई के सुल्तान बहरीन के शासक भी बाबा चंद्र स्वामी के भक्त बन चुके थे। बाबा की लोकप्रियता इतनी थी कि बड़े बड़े देश के शासक उन्हें अपने निजी विमान से अपने देश बुलाते थे। इस स्थिति में पहुंचाने में बाबा के एक अरब देश के हथियार सप्लायर अदनान के साथ अच्छे संबंध भी एक बड़ी वजह थी। अदनान एक हथियार सप्लायर था जो अवैध रूप से हथियार सप्लाई करता था और इसी के साथ मिलकर बाबा ने हथियार सप्लाई का पूरा गिरोह शुरू किया था। साल 1982 में मिस इंडिया रही पामेला बोट्स ने बताया था कि कैसे वह बाबा के साथ आकर सेक्स और पैसे के नशे में ऐसी फंसी कि उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। सत्ता की लालसा, सेक्स की हवस और पावर का भूख बाबा को सीधा आसमान से जमीन पर ला पटका। बाबा की लोकप्रियता और ये पावर बहुत समय तक नहीं रही, पर कहते हैं ना सत्ता का खेल लंबा नहीं चलता। 1996 के बाद बाबा के सभी राज एक एक करके खुलने लगे। विदेशी मुद्रा उल्लंघन, हथियार डीलिंग, घोटाले में दलाली और धोखाधड़ी, इन सब के चलते आखिरकार बाबा को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अब आप सोचिए, चंद्र स्वामी बाबा था या बाजीगर? बाबा चंद्र स्वामी की कहानी एक साधारण आदमी के असाधारण खेलों की कहानी है। बिना किसी औपचारिक शिक्षा और ज्ञान के वह सिर्फ अपनी चालाकी से देश के सबसे बड़े नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। लेकिन कहते हैं हर घोटाले का अंत होता है। सत्ता, पैसा, तंत्र के नशे में डूबे इस बाबा का भी अंत वही हुआ। अपराधों का पर्दाफाश और जेल की सलाखें। आज चंद्र स्वामी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक सीख छोड़ जाती है। असली और नकली बाबाओं में फर्क करना जरूरी है, वरना कब कोई तांत्रिक आपके भविष्य से खेल जाए पता भी नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि बाबा चंद्र स्वामी भले पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी अगर वह सही काम पर लाता तो शायद वो देश के काम आ सकती थी। लेकिन अफसोस बाबा ने गलत रास्ता चुनना अपनाया और आज हम सब के बीच नहीं भी है, लेकिन उसकी अगर चर्चा हो रही है तो उसके गलत कामों के कारण। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सिद्धार्थ शुक्ला। इसी तरह के लेटेस्ट खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल व्यायाम भारत को सब्सक्राइब करें।